आसाम के एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक लड़का रहता था। श्याम एक बहुत ही शांत स्वभाव और ईमानदार किस्म का लड़का था। वो गांव में एक छोटी सी मीठे पान की दुकान चलाता था, जो पूरे गांव में बहुत मशहूर था। ठंडी का मौसम आ गया था और श्याम अपनी दुकान में पान बना रहा था। तभी मुखिया जी बोलते हैं, कुछ भी कहो श्याम, तुम्हारे मीठे पान सिर्फ इस गांव तक ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव तक प्रसिद्ध हैं। ये तो आप लोगों का बड़कपन है चाचा, वरना मैं तो और लोगों की तरह ही पान बनाता हूँ। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि मुझसे अच्छे मीठे पान रामू चाचा बनाते हैं। श्याम, मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन जरूर तरक्की करोगे, देखना। क्या मुखिया चाचा, आप भी? कभी आपने सुना है कि पान बेचने वाले ने तरक्की की है? अच्छा सुनो, शहर से मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, शाम तक वो यहाँ पर आ जाएंगे। मैंने तुम्हारे मीठे पान की बहुत ज्यादा तारीफ कर रखी है उनसे, तो तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? बिल्कुल मुखिया चाचा, बिल्कुल। आप चिंता मत कीजिए, आप उनको शाम को यहाँ लेकर आइएगा। मेरे हाथों के पान खाकर वो भी कभी भूल नहीं पाएंगे। शाम को मुखिया श्याम की दुकान पर दो लोगों के साथ आता है और कहता है, श्याम, यही है मेरे वो शहर से आए हुए मेहमान। अब तुम इन्हें अच्छी से अपने हाथ से मीठे पान खिलाओ। श्याम ने उन दोनों को मीठे पान बनाकर दिए, मगर जैसे ही उन दोनों ने मीठे पान खाए तो अचानक उनकी जबान कट गई। क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? पान पसंद नहीं आए क्या? शाम के पान तो पूरे गांव में मशहूर हैं। मुखिया जी, ये क्या हरकत है? आपने तो कहा था कि लड़का बहुत अच्छा पान बनाता है, लेकिन इसके पान खाते ही हमारी जुबान कट गई। मुखिया क्रोधित हो गया और श्याम से बोला, ये क्या हरकत है श्याम? तुम इन सबके सामने मेरा अपमान कर रहे हो। नहीं मुखिया जी, मैंने तो मीठे ही पान बनाए थे, लेकिन पता नहीं मुझसे ये गलती कैसे हो गई। बस करो, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुखिया क्रोधित होकर वहाँ से चला जाता है। शाम को जब श्याम दुकान बंद करके अपने घर गया, तब उसके पिता मुकेश उससे बोलते हैं, कितनी बार कहा है तुमसे कि जल्दी दुकान बंद मत किया करो। ये कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? रात के 11 बज रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं पूरी रात दुकान खुली रखूं? मैं भी इंसान हूँ, थक जाता हूँ। हाँ, मुझे सब पता है। तुम इतनी मेहनत करते हो, आज तक तुमसे खुद का काम तो पकड़ नहीं गया। मेरी दुकान को चला रहे हो, लेकिन दिन भर दुकान में बैठकर खाली पान बेचते रहते हो, तो इसमें मेहनत क्या? चलो अब जल्दी से इस महीने की जितनी कमाई हुई है वो दे दो मुझे। श्याम ने 10,000 रुपए अपने पिता के हाथ में रख दिए। पिताजी, इस महीने की आमदनी इतनी ही हुई है। तुम अच्छे से जानते हो श्याम, मुझे झूठ बिल्कुल नहीं पसंद। पिछले महीने तुमने मुझे 12,000 रुपए दिए थे। तुम्हारे पैसे हर महीने कम होते जा रहे हैं। याद रखना, अगले महीने अगर 10,000 से एक भी रुपया कम तुमने मुझे दिया तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। तभी श्याम की बहन रीता वहाँ आ जाती है और कहती है, बस कीजिए पिताजी, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? अपने ही बेटे पर अत्याचार करते हैं। भैया सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं और अपनी कमाई का एक एक पैसा आपके हाथों में रख देते हैं। उसके बाद भी आपके पैसे की भूख नहीं मिटती। अपना मुंह बंद रखो रीता। तुम जानती हो कि ये तुम्हारा सौतेला भाई है, तो फिर इसके लिए इतना प्यार और रहम मत दिखाओ। हाँ जानती हूँ, ये मेरा सौतेला भाई है, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि भाई भाई होता है, चाहे वो सगा हो या सौतेला। और इतना अत्याचार तो कोई अपने सगे बेटे पर भी नहीं करता जितना आप भैया पर कर रहे हैं। अपनी बेटी की बात को नजरअंदाज करते हुए मुकेश वहाँ से चला जाता है। अगले दिन श्याम सुबह जब अपनी दुकान पर गया तो देखता है कि उसकी दुकान टूटी है और वहाँ मुखिया अपने कुछ गुंडों के साथ खड़ा था और मुखिया श्याम को क्रोध भरी नजरों से देख रहा था। तभी श्याम बोलता है, मुखिया चाचा, ये आपने क्या किया? मेरा एक ही कमाई का जरिया था, वो भी आपने बर्बाद कर दिया। क्यों मुखिया चाचा, क्यों? श्याम, तुम्हारी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। तुम्हें पता था कि मैंने तुम्हारी पान की इतनी तारीफ की थी, उसके बावजूद तुमने मेरे मेहमानों के सामने मेरा सर नीचा करवा दिया। मुखिया जी, मैंने आपसे कहा तो था कि वो मुझसे गलती से हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि आपकी बेइज्जती हो, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मुखिया जी, आपने तो मेरी दुकान ही तोड़ दी। अब मैं कैसे कमाऊंगा और अपना घर कैसे चलाऊंगा? मुझे क्या, जो करना है कर। सर पर टोकरी लेकर भेज या घर घर जाकर पान बेच, जो करना है कर। तेरी दुकान सरकारी संपत्ति में आती थी, इसलिए तोड़ दी। श्याम के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि अब वो घर घर जाकर पान बेचता। श्याम कंपकपाती ठंड में सर पर टोकरी लेकर घर घर घूमने लगा और पान बेचने लगा। एक दिन जब श्याम पान बेचकर अपने घर वापस जा रहा था, तभी उसको एक बूढ़ा आदमी मिला जो ठंड से मर रहा था और रो रहा था। श्याम उसके पास जाता है और उससे बोलता है, क्या हुआ चाचा, आप रो क्यों रहे हैं?
बेटा, मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे मेरी पत्नी का इलाज करवाना है, जिसके लिए मुझे 10,000 रुपए चाहिए, और इतने पैसे मेरे पास नहीं है। श्याम को उस पर दया आ गई। उसके पास लगभग 10,000 रुपए ही थे। उसने वो सारे रुपए देते हुए कहा, चाचा आप ये पैसे ले लो और अपनी पत्नी का इलाज करवा लो। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, ये लो जादू पान। इससे तुम जितने पान चाहो उगा सकते हो और अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। और जब तुम इसे बेचना तब उसे पान को आग लगाकर बेचना। इससे ही फायर पान कहते हैं बेटा, जो कि ठंडी में लोगों को बहुत अच्छे लगेगा और तुम्हारा व्यापार भी चलेगा। श्याम पान लेकर घर चला जाता है। घर पर मुकेश पहले से ही श्याम का इंतजार कर रहा था। श्याम के पहुंचते ही मुकेश ने उससे कहा, शाम कितनी कमाई हुई इस महीने? लाओ पैसे मेरे हाथ में रखो। पिताजी इस बार मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार को मैं आपको 20,000 दे दूंगा। ठीक है, इस बार माफ किया, लेकिन अगली बार पैसे नहीं मिले तो तुमको तुम्हारी बहन दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। अगली सुबह श्याम जादुई पान लेकर अपने खेत में चला जाता है और उस जादुई पान को मिट्टी में बो देता है और पानी डालता है। इसके बाद ही उसके खेत में बहुत सारे पान के पेड़ उगाते हैं, जिसमें बहुत सारे पान आ गए थे। श्याम ने वो सारे पान तोड़ लिए और बेचने चला गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, श्याम का फायर पान। फायर पान खाने के लिए कुछ लोग आए और श्याम से बोले, अरे श्याम, ये फायर पान क्या है, जरा खिलाना। ठंडी है ना भाई, इसलिए फायर पान खाते ही आप लोगों की ठंडी छू मंतर हो जाएगी। फिर श्याम ने पान में आग लगाया और उस आदमी के मुंह में पान खिला दिया। वो आदमी पान खाता है और कहता है, वाह वाह श्याम भाई, वाह क्या बात है, मेरी ठंडी तो बिल्कुल गायब हो गई। अरे भाई आप लोग भी एक बार ये फायर पान खाकर देखो जरा। खाओ। फिर सभी लोग धीरे धीरे करके फायर पान खाने के लिए भीड़ लगा देते हैं। सब लोग पान खाते हैं और श्याम के फायर पान की तारीफ करने लगते हैं। शाम तक श्याम की अच्छी कमाई हो जाती है और पूरे गांव में श्याम के फायर पान की बात फैल जाती है। अगली सुबह फायर पान के लिए और भीड़ लग जाती है। ऐसे ही श्याम रोज पान उगाता और उसे तोड़कर बेचता था। धीरे धीरे श्याम ने कुछ ही दिनों में अपनी खुद की दुकान खोल ली और अलग अलग किस्म के पान बेचने लगा, जिससे कि उसके पान की दुकान और भी मशहूर हो गई और दूर दूर के गांव और शहर में भी मशहूर हो गई। महीने के आखिरी दिन में श्याम ने अपने पिता को 20,000 की जगह 30,000 रुपए दिए। बेटा, तुमने ये सब कैसे किया? तुम इतना जल्दी मशहूर कैसे हो गए? श्याम ने अपने पिता को जादुई पान की बात बताई तो मुकेश बोलता है, बेटा, तो तुम इतनी छोटी सी खेत में क्यों पान उगाते हो? मुझे पहले बता दिया होता तो अपने सब खेत में पान लगाते तो और मुनाफा होता। उसके बाद उसने और ज्यादा पान उगाए और उसे दूसरे शहरों में ट्रांसपोर्ट भी करवाने लगा। श्याम ने अपनी बहन की शादी बहुत ही अमीर घर में करवाई और श्याम के पिता भी उसकी इस तरक्की से बहुत खुश थे। अब श्याम की वजह से वो गांव जादुई पान वाले गांव के नाम से मशहूर हो गया था। एक समय की बात है, रामनगर गांव में रमिया नाम की एक बूढ़ी औरत अपने 3 बेटे सूरज, रवि और दिनकर के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। रवि, सूरज और दिनकर रोज मजदूरी करते और जो पैसे लाते वो सिर्फ एक दिन के राशन तक ही चलता था। ऐसे में उनकी कोई बचत नहीं हो पाती थी। इसीलिए रमिया परेशान रहती कि अपने बेटे की शादी कैसे करेगी। रमिया रोज भगवान से प्रार्थना करती कि उसे अपने बेटों के लिए अच्छी बहू मिले जो हमारी गरीबी समझे। एक दिन रमिया सुबह के समय जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाती है। लकड़ियाँ तो वो इकट्ठा कर लेती है, लेकिन घर लौटते वक्त वो जंगल में ही बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने सामने 3 लड़कियों को देखती है जो बहुत ही सुंदर और साधारण से कपड़े पहनी हुई थी। वो तीनों रमिया से पूछती है, माँ जी आप इस समय जंगल में क्या कर रही है और आप कितनी कमजोर हो गई हो? आपको ऐसे अकेले में जंगल नहीं आना चाहिए था। बेटी, तुम तीनों कौन हो और ऐसे सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? माँ जी मेरा नाम चंद्रिका है और ये दोनों मेरी बहनें उर्वशी और मोहिनी। हम तीनों का कोई नहीं है। हम ऐसे ही भटकते रहते हैं, किसी घर से खाने को मिलता है तो किसी घर से कपड़े।
लेकिन आज तक एक छत नहीं मिली माँ जी। चलिए माँ जी, हम आपको घर छोड़ देते हैं। फिर तीनों लड़कियाँ रमिया के साथ उसके घर चली जाती है। घर जाने के बाद रमिया उनसे बोलती है, बेटी तुम तीनों को तो भूख लगी होगी, है ना? हाँ माँ जी, बहुत जोरों से लगी है, लेकिन बेटी मेरे पास तुम सबको खिलाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी और नमक ही है। माँ जी, भूख में सूखी रोटी भी पकवान लगती है। उसके बाद रमिया उन तीनों को खाना देती है। तीनों खाना खा लेते हैं। फिर मोहिनी बोलती है, माँ जी आपने हमें खाना खिलाया, अब कृपा करके हमें अपने घर का काम करने दीजिए। उसके बाद तीनों रमिया के घर का सारा काम करती है। कोई साफ सफाई करता है, तो कोई कपड़े धोता, तो कोई बर्तन मांजता है। सारे काम खत्म करने के बाद वो तीनों रमिया से बोलती है, माँ जी अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। बेटी तुम जाओगे कहाँ? लेकिन कहीं भी माँ जी, ऐसे ही कहीं भटकते हुए चले जाएंगे। बेटी अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम तीनों को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। वैसे भी तुम सबने इतनी सी देर में ही मेरा दिल जीत लिया, इसलिए मेरे बेटों से शादी करके अपना घर बसा लो। तीनों बहनें शादी के लिए तैयार हो जाती है। रमिया अपने तीनों बेटों की शादी उन तीनों लड़कियों से करवा देती है। फिर रमिया तीनों बहू का गृह प्रवेश करवाती है। फिर रमिया सोचती है, मैंने अपने बेटों की शादी तो करवा दी, लेकिन मेरी बहुएं इस छोटी सी झोपड़ी में रहेंगी कैसे? न तो इसमें कमरे हैं और न ही ये झोपड़ी ईंट की। हे भगवान, हम गरीबों की ये कैसी परीक्षा है। तभी एक चमत्कार होता है और वो छोटी सी झोपड़ी एक बड़े से घर में बदल जाती है। ये चमत्कार देख सब हैरान हो जाते हैं। तभी रमिया का बेटा बोलता है, माँ देखो तो चमत्कार हो गया, हमारा घर इतना बड़ा हो गया। हाँ बेटा, लगता है भगवान को हम गरीब पर दया आ गई। अगली सुबह जब तीनों बहुएं खाना बनाने जाती है तो देखती है कि अन्न का एक दाना नहीं है। तो उर्वशी कहती है, ये क्या, आज हमारी पहली रसोई है और अन्न का एक दाना भी नहीं। अब हम क्या करेंगे? करना क्या है? अब तो हमारी जादुई शक्तियाँ वापस मिल गई है। हम जादू से खाना बना देंगे और राशन भी ला देंगे। उसके बाद तीनों बहुएं अपने अपने जादू से रसोई को अन्न, फल, सब्जी से भर देती है। दूर खड़ी रमिया ये सब देख लेती है और अपनी बहुओं से कहती है, ये मैंने क्या देखा अभी? तुम तीनों के पास जादू है? कौन हो तुम तीनों? माँ जी घबराइए नहीं, हम बताते हैं कि हम कौन हैं। उसके बाद वो तीनों बताती है कि वो तीनों स्वर्ग लोक की अप्सरा है। एक दिन स्वर्ग के राजा दक्ष ने उन तीनों को दावत पर बुलाया, जिसमें वो उन तीनों से शादी की बात करता है। मोहिनी, चंद्रिका, उर्वशी, हम तुम तीनों से शादी करना चाहते हैं, जिससे इस स्वर्ग लोक की सुंदरता दुगनी हो जाएगी। राजा दक्ष, तुमने कभी अपनी ये शक्ल आईने में देखी है? कौन लड़की करेगी तुमसे शादी? तीनों बहन राजा का उपहास बनाती है, जिससे गुस्सा होकर राजा दक्ष उनसे उनकी शक्ति छीन लेता है और तीनों को साधारण लड़की के वेश में धरती पर भेज देता है। माँ जी, अब तो आपको विश्वास हुआ कि हम कोई जादूगरनी नहीं बल्कि स्वर्ग की अप्सराएं हैं। रही बात हमारी जादू वापस मिलने की, तो वो तो कल जब हमारी शादी हुई तो हमें हमारी शक्तियाँ वापस मिल गई। माँ जी, इस घर का बदलना भी हमारी जादू ही था। मेरे घर में स्वर्ग की अप्सराएं और भी मेरी बहुओं के रूप में। हाय हाय, मैं तो धन्य हो गई। जरूर मैंने कोई अच्छा कर्म किया होगा जिसके कारण मुझे तुम जैसी बहुएं मिली। नहीं माँ जी, भाग्य तो हमारे अच्छे हैं जो हमें आप जैसी माँ मिली, जिसने हमें हमारे मुश्किल वक्त में सहारा दिया। लेकिन तुम तीनों तो स्वर्ग की अप्सराएं हो, कहीं तुम तीनों हम सबको छोड़ के वापस तो नहीं चली जाओगी ना? नहीं माँ जी, अब हम सब यही रहेंगे, यही हमारा परिवार है और अब से यही हमारा घर भी। उसके बाद वो तीनों अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी धरती पर अपना जीवन यापन करने लगते हैं।